हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको यूजीसी नेट प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स के फर्स्ट पेपर का जून 2010 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाऊंगी। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन पेपर को। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, निम्नलिखित में से अच्छा अध्यापक होने के लिए कौन सा गुण सबसे महत्वपूर्ण है? ऑप्शन नंबर ए है समय की पाबंदी और गंभीर्य, बी है विषय में निपुणता, सी है विषय में निपुणता और प्रतिक्रियाशील, डी है विषय में निपुणता और सामाजिकता। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, विषय में निपुणता और प्रतिक्रियाशीलता। एक अच्छा अध्यापक अपने विषय में निपुण होना चाहिए और प्रतिक्रियाशील होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, अध्यापक के समन्वय का प्राथमिक उत्तरदायित्व किसका है? ऑप्शन ए है बालक का, बी है प्रिंसिपल का, सी है स्वयं अध्यापक का, डी है समुदाय का। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, प्रिंसिपल का। अध्यापक के समन्वय का प्रथम उत्तरदायित्व प्रिंसिपल का होता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, एनसीटीई के प्रतिमानों के अनुसार बीएड स्तर के एक यूनिट जिसमें 100 विद्यार्थी हों, वहाँ स्टाफ की संख्या क्या होनी चाहिए? तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सी, 1+10। जहाँ पर हमारे 100 स्टूडेंट हैं बीएड के, वहाँ पे हमारे 11 स्टाफ होना ज़रूरी है, एक तो प्रिंसिपल और 10 टीचर लेक्चरर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। अन्वेषणों ने दर्शाया है कि अध्यापकों के स्नायु तंत्र में अस्थिरता के प्राप्य प्राय लक्षण हैं। स्नायु में अस्थिरता मतलब नर्वस इंटेंसिबिलिटी होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए है पाचन क्रिया का बिगड़ना, ऑप्शन बी है विस्फोटक व्यवहार, सी है थकावट और डी है चिंता। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, विस्फोटक व्यवहार मतलब हमारा एक्सप्लोसिव बिहेवियर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए है पाठ्यक्रम सिलेबस पाठ्याचार का परिशिष्ट है, ऑप्शन बी है पाठ्याचार सभी शैक्षिक संस्थानों में समान रहती है, ऑप्शन सी है पाठ्याचार में औपचारिक एवं अनौपचारिक शिक्षा दोनों शामिल होती है, ऑप्शन नंबर डी है पाठ्याचार्य में मूल्यांकन के ढंग शामिल नहीं होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा हमारा, पाठ्याचार्य में औपचारिक एवं अनौपचारिक शिक्षा दोनों ही शामिल की जाती है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, एक सफल अध्यापक वह है जो संवेदनशील और अनुशासन प्रिय हो। ऑप्शन बी है शांत और प्रतिक्रियाशील हो मतलब रिएक्टिव, सी है हमारा सहनशील और प्रभुत्वकारी हो, ऑप्शन डी है निष्क्रिय और सक्रिय हो। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट, संवेदनशील और अनुशासन प्रिय हो। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से 12 तक यहाँ पे क्वेश्चंस दिए हुए हैं पैरा के अकॉर्डिंग। यहाँ पे ये पैरा दिया हुआ है, इस पैरा को हमें पढ़ना है और 7 से 12 तक पैरा से रिलेटेड जो क्वेश्चन दिए हैं उन्हें सॉल्व करना है। चलिए यहाँ पे हम पैरा को सबसे पहले पढ़ लेते हैं। यह किसी जैसा है, मूल विचार प्रतिक्रिया में आती हैं कि कोई व्यक्ति किस प्रकार इस धरती के खंडों में व्याप्त वस्तुओं और घटनाओं का अवलोकन एवं विवरण देता है। इस धरती पर असीम गोचरीय विविधता है, मगर कोई व्यक्ति इस बात का निर्णय कैसे करे कि क्या देखा जाए? धरती या इसके किसी खंड के संपूर्ण विवरण जैसी कोई वस्तु नहीं है, क्योंकि धरती की
इस सतह का प्रत्येक सूक्ष्मदर्शी बिंदु हर वैसे ही अन्य बिंदु से भिन्न है। अनुभव दर्शाता है कि अवलोकित वस्तुएं जानी पहचानी होती हैं, क्योंकि वह उस गोचरीय घटनाओं जैसी होती हैं जो घर पर घटित होती हैं, अथवा क्योंकि अमूर्त बिंबों एवं आदर्शों जो मानवीय मस्तिष्क में विकसित होते हैं से मिलती जुलती हैं। अमूर्त बिंबों का निर्माण कैसे होता है? जानवरों से कैसे मानव को ही भाषा प्राप्त हुई है? उनके शब्द विशेष वस्तुओं का ही नहीं बल्कि वस्तुओं की कोटियों के मानसिक बिंबों का प्रतीक बनते हैं। मनुष्य उस वस्तु को याद रख सकता है जिसे उसने देखा अथवा अनुभव किया हो, क्योंकि वह उसके साथ किसी शब्द का प्रतीक जोड़ देता है। इस धरती पर मानव के प्राकृतिक निवास के संबंध में अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्ति की श्रृंखला के दौरान वस्तुओं और घटनाओं में निरंतर अंतरक्रिया चलती रही है। इंद्रियों द्वारा प्रत्यक्ष अवलोकन को प्रत्यक्ष ज्ञान कहा जाता है और मानसिक बिंब को अवधारणा। प्रत्यक्ष ज्ञान को कुछ लोग यथार्थता कहते हैं, जबकि इसके प्रतिकूल मानसिक बिंब सैद्धांतिक होते हैं, जिसका भावार्थ है कि ये अवास्तविक होते हैं। प्रत्यक्ष ज्ञान और अवधारणा के बीच का संबंध इतना सरल नहीं जितना इस परिभाषा से दिखाई देता है। यह अब पूर्णतः स्पष्ट हो गया है कि भिन्न भिन्न संस्कृतियों के मानव अथवा समान संस्कृतियों वाले मानव भी यथार्थता के प्रति विभिन्न मानसिक बिंबों को विकसित कर सकते हैं और इसका उन्हें प्रत्यक्ष बोध होता है। वह उनकी पूर्व अवधारणाओं की झलक होती है। इस धरती पर वस्तुओं और घटनाओं के प्रत्यक्ष ज्ञान के संबंध में अवलोकनकर्ता का यह कर्तव्य है कि वह मानसिक बिंबों को दिखाते हुए यथार्थता के प्रति पुनर्विचार करे। अवलोकनकर्ता का प्रत्यक्ष ज्ञान उसकी धारणा का निर्धारण करता है, परंतु पिछले प्रत्यक्ष ज्ञान के साधारणीकरण से अवधारणा का उद्गम होता है। वस्तु स्थिति यह है कि शिक्षित अवलोकनकर्ता को सिखाया जाता है कि वह किन्हीं अवधारणाओं को स्वीकार करे और इन अवधारणाओं को वह अपने व्यावसायिक जीवन के दौरान उन्हें तीव्रता अथवा परिवर्तित करता है। विद्वता के किसी क्षेत्र में किसी समय पर दिए व्यावसायिक मत यह निर्धारित करता है कि कौन सी अवधारणा अथवा प्रतिक्रिया स्वीकार्य है और ये विद्वतापूर्ण व्यवहार के आदर्श की स्थापना करते हैं। तो ये पैरा दिया हुआ था, इस पैरा को हमने अच्छे से पढ़ा है और इस पैरा से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उनको भी देखते हैं। अब सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, गद्यांश में वर्णित समस्या में किसकी झलक है? विचार प्रक्रिया की, मानवीय व्यवहार की, सांस्कृतिक प्रत्यक्ष ज्ञान की या व्यावसायिक राय की? तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। विचार प्रक्रिया दर्शाई गई है, यहाँ पे विचार प्रक्रिया की झलक देखने को मिलती है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, गद्यांश के अनुसार ज़्यादातर मानव मन में यह होता है। क्या होता है मानव मन में? ऑप्शन नंबर ए है वस्तुओं का अवलोकन, बी है मानसिक बिंबों को बनाना, सी है भाषा द्वारा अभिव्यक्ति और डी है ज्ञान जुटाना। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मानसिक बिंबों को बनाना। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9,
इसके अंतर्गत क्या है? अवधारणा से भाव है। ऑप्शन ए है एक मानसिक बिंब से, बी है एक यथार्थता, सी है भाषा के रूप में अभिव्यक्त विचार, डी है उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, भाषा के रूप में अभिव्यक्त विचार से है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। यहाँ पे प्रत्यक्ष ज्ञान का अवधारणा से संबंध है, सकारात्मक, नकारात्मक, प्रतिबिंब या संपूर्ण। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा सी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, प्रतिबिंबित। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। इस गद्यांश में धरती को माना गया है ग्लोब, मानवीय निवास, आकाशीय पिंड या एक नक्षत्र। तो यहाँ पे हमने ऊपर देखा ही था, धरती को आकाशीय पिंड माना गया है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, प्रत्यक्ष ज्ञान से भाव है। ऑप्शन ए है इंद्रियों द्वारा प्रत्यक्ष अवलोकन, बी है एक कल्पित विचार, सी है प्रतिबिंब के सिरे, डी है एक अमूर्त बिंब। तो यहाँ पे आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, एक कल्पित विचार से है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, ये हमारे पैराग्राफ से हटकर क्वेश्चन है। 13 है हमारा क्रियानिष्ठ शोध का भाव है। ऑप्शन ए है देशांतरीय शोध, बी है व्यवहारिक शोध, सी है एक शोध जिसे किसी ज़रूरी समस्या के समाधान के लिए प्रारंभ किया गया हो, डी है सामाजिक आर्थिक ध्येय से की गई शोध। तो हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे सी। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, एक शोध जिसे किसी जरूरी समस्या के समाधान के लिए प्रारंभ किया गया हो, उसे हम क्रियानिष्ठ शोध कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा शोध है, रिसर्च बताने में। ऑप्शन ए है बार बार खोज करना, बी है किसी समस्या का समाधान ढूंढना, सी है किसी समस्या के संबंध में वैज्ञानिक ढंग से सत्य को ढूंढने के लिए कार्य करना, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, किसी समस्या के संबंध में वैज्ञानिक ढंग से सत्य को ढूंढने के लिए कार्य करना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, अनुसंधान अन्वेषण में एक सामान्य परीक्षण में प्राथमिकता दी जाती है। किसे दी जाती है प्राथमिकता? देखते हैं, विश्वसनीयता को, प्रयोग को, वस्तुनिष्ठता को या उपयुक्त में से सभी को। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, सभी को ही प्राथमिकता दी जाती है। विश्वसनीयता, प्रयोग, वस्तुनिष्ठता सभी को प्राथमिकता देते हैं अनुसंधान में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से शोध प्रक्रिया प्रारंभ करने का प्रथम चरण कौन सा है? ऑप्शन ए है समस्या का निर्धारण करने के लिए सूचना के स्रोतों की खोज, बी है संबंधित साहित्य का सर्वेक्षण, सी है समस्या की पहचान, डी है समस्या का समाधान ढूंढना। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, समस्या का निर्धारण करने के लिए सूचना के स्रोतों की खोज करना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, यदि कोई शोधकर्ता इस आशय से शोध करता है कि कौन सा प्रबंधकीय ढंग ज़्यादा संगठनात्मक प्रभावशाली होगा, तब यह किस शोध का उदाहरण होगा? तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए आधारभूत शोध, बी है क्रियानिष्ठ शोध, सी है व्यवहारिक शोध, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, व्यवहारिक शोध। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, सामान्य नॉर्मल प्रायिक वक्र रेखा को होना चाहिए।
ऑप्शन ए है सकारात्मक रूप से विषम, बी है नकारात्मक रूप से विषम, सी है तुंगक कुंद्री विषम, डी है शून्य विषम। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, शून्य विषम। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से संचार के अंतर्गत कौन सा संदेश ग्रहण करने में प्रमुख अवरोधक है? ऑप्शन ए है श्रोताओं का दृष्टिकोण, बी है श्रोताओं का ज्ञान, सी है श्रोताओं की शिक्षा, डी है श्रोताओं की आय। तो क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, श्रोताओं का दृष्टिकोण। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। उत्तर आधुनिकतावाद संबंधित है। ऑप्शन ए है समाचार पत्र से, बी है पत्रिकाओं मैगजीन से, ऑप्शन सी है रेडियो से, ऑप्शन डी है टेलीविज़न से। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा डी, टेलीविज़न से संबंधित है उत्तर आधुनिकतावाद। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 21। उपदेशात्मक संचार है अंतःव्यक्तिक, अंतर्व्यक्तिक, संगठनात्मक, संबंध सूचक। तो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 22। संचार में भाषा है, कैसी भाषा है? अमौखिक कूट, मौखिक कूट, प्रतीकात्मक कूट या चित्रात्मक कूट। यहाँ हमारा 22 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, मौखिक कूट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से सही क्रम की पहचान कीजिए। ऑप्शन ए है स्रोत माध्यम स्रोत माध्यम संदेश संदेशग्राही, बी है स्रोत संदेशग्राही माध्यम संदेश, सी है स्रोत संदेश संदेशग्राही माध्यम, डी है स्रोत संदेश माध्यम संदेशग्राही। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। पहले स्रोत होता है, फिर संदेश भेजा जाता है, संदेश किसी माध्यम से भेजा जाता है, संदेश ग्राही तक पहुँचता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में अभिकथन दिया हुआ है और उसका तर्क दिया हुआ है। अभिकथन ए है संचार माध्यम समाज में हिंसा की संस्कृति को प्रोत्साहित करते हैं। तर्क आर है क्योंकि बाजार में हिंसा की बिक्री है, क्योंकि लोग स्वयं हिंसा वृत्ति के हैं। यहाँ पे हमारा ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए है, ए और आर दोनों सही हैं और ए का आर सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन बी है, ए और आर दोनों सही हैं परंतु ए का आर सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन सी दिया हुआ है, ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन डी दिया हुआ है, ए और आर दोनों गलत हैं। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी, ए सही है परंतु आर गलत है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, एक वर्ग की लंबाई में 1% की गलती है तो उस वर्ग के क्षेत्रफल में गलती की प्रतिशतता क्या होगी? तो देखिए फ्रेंड्स, ये सेम टू सेम वही क्वेश्चन है जो दिसंबर 2009 में भी आया था। इससे प्रीवियस जो मैंने आपको दिसंबर 2009 का पेपर कराया था, सेम टू सेम यही क्वेश्चन आया था। यहाँ पे हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 1% की कमी है तो प्रतिशतता 2% हो जाएगी। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, 26 में भी सेम यही क्वेश्चन आया था, इसकी डेट्स थोड़ा सा चेंज कर दी थी। तो यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, 22 जनवरी 1980 को शनिवार था तो 22 जनवरी 1979 को कौन सा दिन होगा? तो देखिए 1979 इसमें पहले का पूछा गया है, पिछली बार जो क्वेश्चन आया था उसमें बाद का पूछा गया था, तो उसमें हमने +1 कर लिया था और
अब यहाँ पे पहले का पूछा है तो इस वजह से -1 कर देंगे। तो सबसे पहले ये लीप ईयर नहीं है तो 365 डेज होंगे। 365 को हम जब 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो रिमाइंडर बचेगा वो यहाँ पे 1 बचेगा। चलिए करके भी देख लेते हैं। सबसे पहले 5 टाइम जाएगा, ये आ जाएगा 35। 7 5 जा 35, 1 बचा, 5 उतारा, 7 2 जा 14, यहाँ पर रिमाइंडर 1 बच जाएगा हमारा। ठीक है, रिमाइंडर जो 1 बच गया है तो उसको हम क्या करेंगे, जो नेक्स्ट डेट हमें जो पूछी है उस डेट में माइनस कर देंगे। शनिवार में 1 डे माइनस कर दिया जाएगा तो हमारा शुक्रवार हो जाएगा। हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। यदि जल खाद्यान्न है, खाद्यान्न वृक्ष है, वृक्ष को यदि धरती को संसार, तो फल इनमें से किस में लगेंगे? फल किस में लगते हैं? फल लगते हैं वृक्ष में। ठीक है, और वृक्ष को यहाँ पे क्या कहा गया है? धरती कहा गया है। तो यहाँ पे हमारा धरती, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। ई पुत्र है ए का, ए का पुत्र हो गया ई जो ई मतलब मेल है, मेल के लिए यहाँ पे मैं प्लस का साइन लगा रही हूँ और फीमेल के लिए माइनस का साइन लगाऊंगी। ठीक है, आगे देखते हैं। डी पुत्र है बी का, यहाँ पर डी है हमारा बी का पुत्र है। ठीक है, तो डी हमारा मेल हो गया। ई विवाहित है सी से, ई की मैरिज हुई है सी से, और सी पुत्री है बी की। सी किसकी पुत्री है? बी की पुत्री है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें ये पूछा है डी का और ई का रिलेशन पूछा है। तो देखिए बी का तो पुत्र डी है और बी की पुत्री सी है, तो मतलब ये दोनों भाई बहन हो जाएंगे। और इसका सी का जो हस्बैंड है वो ई है। ठीक है, तो बहन का हस्बैंड कौन हो जाएगा? जीजा हो जाएगा, मतलब डी ई का साला हो जाएगा। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। डी साला होगा ई का। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। यदि इंश्योरेंस का कोड एक्ना रोशनी है तो हिंड्रेंस का कोड क्या होगा? यहाँ पे देखिए साफ बहुत इजी सा है, इसको सॉल्व किया है। आई को देखें, आई पहले स्टार्टिंग में था, अब लास्ट में चला गया है। एन उसके बाद में आ गया है, एस उसके फिर बाद में आ गया है, और ऐसे ही सबसे जो लास्ट का था ई था वो सबसे पहले पहुंच गया है। तो इस तरीके से हमारी श्रृंखला चल रही है। ऐसा ही सेम हिंड्रेंस के साथ में होगा। एच हमारा सबसे लास्ट में चला जाएगा। देखिए सबसे लास्ट में किसमें? सिर्फ इसी में ही है। तो हमारा हमारा ऑप्शन नंबर डी ही करेक्ट हो जाएगा। आगे हमें करने की ज़रूरत ही नहीं है। आगे करना चाहें तो पूरा करके देख लें। सबसे लास्ट का जो ई वर्ड है वो हमारा फर्स्ट में पहुंच गया है और किसी भी ऑप्शन में नहीं है। तो हमारा क्या है? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। इसमें श्रृंखला दी हुई है, इस श्रृंखला में आगे की संख्या बतानी है हमें। ठीक है, तो अब इस श्रृंखला को देख लेते हैं। पहले हम डिफरेंसेस देखते हैं, इसमें कितने का डिफरेंस है। 2 से 5 के बीच में 3 का डिफरेंस है। 5 से 10 के बीच में 5 का डिफरेंस हो गया हमारा। 10 से 17 के बीच में 7 का डिफरेंस हो गया। 17 से 26 के बीच में हमारा 9 का डिफरेंस हो गया। 26 से 37 के बीच में हमारा 11 का डिफरेंस हो गया। और 37 से 50 के बीच में हमारा 13 का डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए ऊपर जो डिफरेंस आया है उसमें भी सिर्फ 2 का डिफरेंस है। 3 से 5 हो गया, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11, 11 से 13। अगला हो जाएगा 15, 13 से 15। तो मतलब 50 में अगर हम 15 ऐड कर लेंगे तो हमारी अगली संख्या आ जाएगी। तो हमारी 50 में 15 ऐड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा?
5 और 6, 65 हो जाएगा। ठीक है, 65 हाँ यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट 30 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, उस वीडियो को भी ज़रूर देखें, आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा।